यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। पहले एक एक वर्ड को हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिख देते हैं पहले, ज्ञात करें जो उसके गूगल मारो सर्च, यूनिफॉर्म रड दिखा देते हैं 3D पिक्चर। जो इसको ऐसे नहीं खींचना, फट जाएगा ना, बहुत कीमती है। किताबें घसका दो, वो फट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मिल जाएगा। ये फट जाएगा तो बनाना बहुत, वैसे किताब कम ना, वैसे तो हम लोग ऐसे नहीं कहते हो। बगैर खेलने से पहले वाला बिठार देता था, हम लोग बिठार दिए हैं, उसके बाद खेलेंगे। दिमाग में आएगा तो लेंगे, नहीं तो फिर विश्वास है, रखो विश्वास, रखो विश्वास रखो। उसके गुरुत्व केंद्र से होकर अरे यूनिफॉर्म रड लिखो ना, तो तब ना तू क्या लिखता है, वही यूनिफॉर्म रड परिता से होकर गुजर रही है। तू RUD लिखा, यूनिफॉर्म, ठीक है। गुजर रही नहीं आ रहा है, हैं? नहीं, गुजर रही है तथा उसकी हम बता देते हैं वैसे भी, लंबाई पर लंब है। जितना आसानी सोचते हो उतना आसानी चैप्टर नहीं। यदि उतना आसान होता तो वहाँ का फैकल्टी बेबस नहीं होता इस चैप्टर में, लाचार था वो। मजबूरी करना महात्मा गांधी, वो स्थिति आ गया था। उस समय चला था पता टीचर की बेबस क्या होती है, नहीं। लेकिन हम लोग बेबस नहीं होंगे क्योंकि हम टेक्निकल आदमी, नॉन टेक नहीं है। टेंशन मत लो, कैसे कैसे सवाल को सॉल्व करके बैठे हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने में है, कोई बात नहीं है। तो पहले समझो कि समरूप पतले छड़ है ना, यूनिफॉर्म थिन रड, समरूप पतले छड़, इंग्लिश में क्या कहते हो, यूनिफॉर्म थिन रड। थिन रड। इधर मत देखो, सिर्फ इधर देखो, यही यूनिफॉर्म रड होगी। इधर झांप, उधर नहीं देखिए, आगे देखना है। यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि उसका डायमीटर हर एक जगह क्या होगा, बराबर सेम होगा। सब जगह डायमीटर सेम होगा, डायमीटर चेंज नहीं होगा। वो होती है यूनिफॉर्म रड। क्या होती है वो, यूनिफॉर्म रड होती है। जैसे स्टील लाते हो घर बनाने के लिए, 10 mm का लाते हो तो पूरा 10 mm रहता है ना। अच्छा, थोड़े कहीं 10 mm, कहीं 12 mm। जैसे इस कलम को देखो, इस कलम का ये छोड़ दो तो लगभग यहाँ से यहाँ तक डायमीटर सबका सेम है ना। ये होंगे यूनिफॉर्म रड, यानी कि कहीं से भी काटो क्रॉस सेक्शन उसका, तो सब जगह एक बनेगा जो सर्कल, उसका डायमीटर क्या होंगे सबका, तो उसको ही कहा जाता है यूनिफॉर्म रड। समझ में आ गया ना, यूनिफॉर्म रड समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ इंटीग्रेशन का कई चैप्टर कंसेप्ट यूज होगा, एक चैप्टर नहीं कई चैप्टर का, तब ये बनेगा सवाल। यानी कि अच्छा समझने के लिए 12th का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स का अपार नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। नहीं तो ही इसको तू बना पाओगे। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, जितना जो भी टर्म आएंगी मैथमेटिक्स का कोई करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसलिए पहले पढ़ा देते नहीं था, फिर भी लेकिन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ता तो नहीं जानता। अब इंटीग्रेशन में एक पढ़ोगे, एक एरिया बॉन्डेड चैप्टर आती है। कौन चैप्टर आती है, एरिया बॉन्डेड। जैसे 10वां में पढ़ा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सीधा सीधी नहीं, मतलब फिगर वगर वाला सर्कल पढ़ा होगा क्षेत्रफल। तो 12th में क्या होती है, उसमें कोई भी फिगर, जैसे पाराबोला दे दिया है, मान लो एक ऐसे दे दिया है पाराबोला। अब इसका तो समीकरण जानते हो, ये बोलो इसका, तू ही बताओ ये बड़ा किसका इक्वेशन है, किस पाराबोला की इक्वेशन है ये। हाँ सोचो, 4ax का, वाई स्क्वायर बराबर किसका इक्वेशन है, 4ax का। और वाई स्क्वायर बराबर 4ax और x बराबर 1, x बराबर 1 पूछेगा तो यहाँ ग्राफ चल गया। इस क्षेत्र का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तुमको तो पता नहीं चलेगा क्या बताते हैं, जान लो कुछ इससे, आप क्या करो, शॉर्टी तो नहीं हो सकती है ना। तो ये पाराबोला का ग्राफ वाई स्क्वायर 4x हो गया, और ये x बराबर 1 का ग्राफ खींच दिए। किसका खींच दिया, x बराबर 1 का। जाके यूट्यूब से पढ़ लेना फिर से, इसको जानना होगा। ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax समझ में आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और ये x बराबर 1 का ग्राफ खींचे हो, इस क्षेत्र का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। और तुमको पता है पाराबोला x के ऊपर और x के नीचे दोनों का बार सम्मित होती है, जितना क्षेत्रफल ऊपर उतना क्षेत्रफल क्या होती है, नीचे होती है। तो ये देखो, ये वृत्त है नहीं है, त्रिज्य खंड है, कोई खंड नहीं है, पता ही नहीं कौन खंड है, सीधा सीधी।
तो इस टाइप सा का अनटेटेड फिगर आ जाती है ना, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में किस इंटीग्रेशन का? तो डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। उसके लिए क्या करते हो, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? छोटा सा स्ट्रिप लेंगे। कहने का मतलब है अभी ये नहीं है, लेकिन अनुमान लगाओ क्या करना है। यहाँ से एक लाइन खींचो, जस्ट इसके बगल में एक लाइन खींचो, इसको लाख यहाँ से लेकर के यहाँ तक को लाखों टुकड़ा में कट कर दो। कितना पीस में? लाखों करोड़ों में कट कर दो, तो एक पतला टुकड़ा जो होगा वो लगेगा आयत है, लगेगा ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, उस सब के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इस पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वो जो छोटा सा पतला टुकड़ा लिए उसी को स्ट्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रिप। यानी कि उस स्ट्रिप का क्षेत्रफल जितना होगा ना, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वो तो बीजगणितीय बात हुआ कि एक स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और सब का जोड़ देंगे, इस पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक तरीका और है कि एक स्ट्रिप लो, इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकाल लो जितना होगा, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 तक उसका इंटीग्रेशन करके वैसा स्ट्रिप होगा जोड़ दो तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग इसी कंसेप्ट यूज करेंगे। ये पढ़ाया जाता है कहाँ पर? 12 में पढ़ाए जाते हैं। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या किया गया, वही एक यूनिफॉर्म रड लिए हो, नहीं तो यूनिफॉर्म रड लिए हो तो इस प्रकार से एक यूनिफॉर्म रड ले लेना है। यूनिफॉर्म रड लेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से होगा, सर्किल टाइप से, उसको हम लोग बना देते हैं। समझ में आ गया ना। ये कैसे रड है? यूनिफॉर्म रड है। उससे पहले समझो कि एगो गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पता है किसी को? पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? किसी बॉडी का जहाँ पर मास कंसंट्रेट होता है, मास क्या होगा? कंसंट्रेट होगा, या जहाँ पर वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगा वही उस बॉडी का गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो, इस बिंदु पर दोनों तरफ भार क्या है इसका? बराबर। और इस बिंदु पर ये बढ़िया से पोजीशन में रेस्ट है, ये क्या होंगे? यही पॉइंट इसका क्या होगा? सीजी होगा। अब कहेगा ई पॉइंट नहीं होगा, कहेंगे कोई बात नहीं, रखो यहाँ, कलम स्थिर रहता है, नहीं होगा सीजी। ये होगा, नहीं होगा सीजी। तो सीजी वही होगा जहाँ पर बॉडी क्या होती है? रेस्ट, यानी कि जहाँ से दोनों तरफ मास बराबर होगा, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व उसी कहते हो। कौन केंद्र? गुरुत्व केंद्र कहते हो। वही क्या हो गया? तो वही हो गया गुरुत्व केंद्र। आशा है कि समझ में आ गया होगा सीजी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया ना। ये सीजी होती है। तो अब इसमें क्या कहती है, किसी समरूप पतले छड़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले एक रड है, मतलब सब जगह सेक्शन क्रॉस सेक्शन काटेगा तो क्या मिलेगा तुमको? सेम डाया का मिलेगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसे क्या निकालना है? जरा तो आघूर्ण निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? तो उस एक्सिस के अबाउट निकालिए जो इसके सीधी से एक्सिस पास कर रहा है। एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? इसके सीधी से। इसका सीधी मान लेते हैं यहाँ पर है, इससे एक एक्सिस पास कर रहा है या एक्सिस, तो इस एक्सिस को मान लेते हैं वाई डैश। नहीं, एक यूनिफॉर्म रड है, उसका एक सीजी होगा, इससे एक एक्सिस पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इस रड का क्या निकालो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। जरा तो आघूर्ण निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा ना। अच्छा, वो जरा तो आघूर्ण, वो एक्सिस उसके गुरुत्व केंद्र से जा, ठीक है, जा रही है, अच्छी बात रही है। तथा गुरुत्व केंद्र से जो कर जा रही है, तथा उसकी लंबाई पर जो यहाँ से उसकी लंबाई पर क्या है? लंब है। तो ये क्या त्रिकोण बनाएगा? लंबाई से 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब बनाओ, अब बैटिंग खेलो। किसकी पारी? कुछ सोच रहे हो? कुछ सोचता होगा, हम तो समझ करेंगे, आप सोचिए मन में, जेबे करेंगे। वहाँ मिठाई मिलता होगा, डेली लोग चढ़ाता होगा, तो वहाँ पर मिलता है ना। क्या क्या चढ़ाता है लोग? कहना सब कोई नहीं चढ़ाओ, अथी लड्डू आल, भगवान रुष्ट हो जाएंगे। छेना से तो कम चढ़ाने नहीं चाहिए। अब बेसी मान लो प्रसन्न करना है तो चढ़ाओ, 1500 फ्री हो, तुम जितना चढ़ा सकते हो। तो ले लेना पोस्टर, जो जितना दान करेगा उतना पुण्य के भागे मिलेगा। ढोलक पे लगा देना वहाँ पर, माता और उतना प्रसन्न होंगे। बात भी सही है, लोग ऐसे कहते हैं ना, तो ठीक है, दान करो। चलो ठीक है, इंजॉयमेंट। इतना समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उसके लिए यहाँ से यहाँ कुछ, अब गुरुत्व केंद्र होगा, टोटल लंबाई कितना मान लेते हैं हम लोग? L मान लेते हैं। टोटल लंबाई कितना मान लेते हैं रामदास? L मान लेते हैं। और जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना होगा, या ना यूट्यूब पर हम
सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ाए हैं और वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाए हैं। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और एडवांस मैथमेटिक्स में भी पढ़ाए हुए हैं, देख सकते हो जाकर, विजिट वहाँ से कर सकते हो। समझ आ गया ना। मैकेनिकल थर्ड सेम जाना मैथमेटिक्स में देखना, सीधी लिखा होगा लेक्चर, समझ आ गया ना। और माउस में पढ़ाए हैं, सॉम उसी को कहा, माउस मतलब मत देना, मैकेनिक्स स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है, या स्ट्रेंथ मटेरियल एक का नियम उसमें डिस्कस किए हुए हैं। वहाँ भी इस चीज़ तुमको आगे जाओगे तो पढ़ने के लिए मिल अच्छा लेवल चैप्टर है। तो टोटल बॉडी का लेंथ एल मान लिए, तो ये सेंट्रल सीरीज पास कर रहा है, यूनिफॉर्म रड है, सर्कुलर रड है, तो इधर लेंथ होगा, इसको कह देते हैं L/2, इधर भी कुछ लेंथ होगा, इसको लेंथ क्या कह देते हैं हम लोग, L/2 कह देते हैं लेंथ। इतना समझ में आ गया ना, है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे चलो जब है इसका निकालना है, क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तू बोलो क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पर मोमेंट निकालेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होता है फार्मूला, जिस दिन शुरू कितने दिन बताए होंगे, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा उस बॉडी का मास और वहाँ से जिस एक्सिस का अबाउट निकालना होगा, दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर, यानी कि I = mr²। बॉडी का मास कितना माने थे, m, अब बॉडी और उस एक्सिस के बीच का दूरी कितना माने थे, r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ था, I = mr² हुआ था। ऐसा आज से अरबों वर्ष डायनासोर में हम लोग पढ़े थे, करोड़ों साल पहले नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ वही करेंगे, बॉडी का मास और उससे एक्सिस के बीच का दूरी का क्या कर देना है, स्क्वायर, वही क्या हो जाएगा बॉडी का, लेकिन उतना आसान नहीं जितना आसान करने में लगता है। उसके लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, एक क्या लेंगे हम लोग, इसमें एक स्ट्रिप काटेंगे। इस बॉडी का कितना मास है हमको नहीं पता, ये बात है, बॉडी का कितना मास हमको नहीं पता, सिर्फ पता है कि बॉडी का लेंथ टोटल क्या है, L है ना, L लेंथ है। तो एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ कट कर लिया, ये दिखाने के लिए बड़ा काटा गया है, लेकिन बहुत पतला होती है, वो क्या होती है, तो कुछ एक्स एक्सिस अबाउट ये ऐसे एक्से होती है हॉरिजॉन्टल, तो कुछ इसका मान लेते हैं कि ये dx थिकनेस का एक्स क्या काटा गया है, स्ट्रिप काटा गया है, dx थिकनेस का क्या काटा गया है, स्ट्रिप काटा गया है। और इस स्ट्रिप का दूरी एक्स इस एक्सिस से, जिस एक्सिस से पास कर रही है वहाँ से हॉरिजॉन्टल बनना पड़े हो, तो एक्स दूरी पर ये स्ट्रिप काटे गए हो, और एक्स दूरी पर काटे हैं, और कितना थिकनेस काटे हैं, dx थिकनेस का काटे हैं। अब बताओ, तो इस स्ट्रिप का लैंग्वेज बहुत बड़ा बात लिखा है, ठीक है। तो इस स्ट्रिप का मास कितना होगा, जब इस बॉडी का L लेंथ था तो उस कंडीशन में टोटल मास में मान लेते हैं कितना होगा, m, dx थिकनेस का जो स्ट्रिप काटे हो उस स्ट्रिप का मास कितना होगा वो निकालना पहले है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास गुना दूरी का स्क्वायर, इस स्ट्रिप का निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। देखो करने वाले हम क्या है, इस स्ट्रिप का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मास और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर कर देंगे, वो निकल जाएगा, उसी का कर देंगे इंटीग्रेशन तो पूरा निकल जाएगा। तो पहले इस स्ट्रिप का मास तो निकाल लो कितना होगा, स्ट्रिप क्या निकालना है, पहले मास निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो टोटल जब L लेंथ है, स्मॉल l का है तो स्मॉल l को हो, जब L लेंथ है तो टोटल मास कितना मान लिया मैंने, भावगर m मान लिया, ठीक है, इतना रखो ध्यान में। अच्छा L लेंथ था तो कैपिटल M, यूनिट लेंथ के लिए निकालोगे तो मास कितना हो जाएगा, m/L, यूनिट लेंथ के लिए कितना होगा, m/L। और जब dx के लिए, dx दूरी के लिए, dx थिकनेस के लिए मास निकालोगे तो m/L गुना क्या होगा, dx होगा। समझ में आ गया ना, इसीलिए बोलेंगे मास ऑफ एलिमेंट, यहाँ देखो वहाँ नहीं चलेगा पता, मास ऑफ वहाँ तो डरा वाला लिखल है, मास ऑफ एलिमेंट्री छोटे से स्ट्रिप्स का या अल्पांश की द्रव्यमान बराबर, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, भावगर m/L गुना, भावगर m क्या है, टोटल द्रव्यमान है। समझ में आ रहा है, समझ में, ये बात हो गई।
अब इस एलिमेंट्री एलिमेंट का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके परितः, वाई वाई के परितः। तो डी आई बराबर, अब छोटा सा स्ट्रिप लिए हो ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम निकलेगा। Yes. तो कम निकलेगा तो कम चीज को दिखाते हो किससे, डी आई से दिखाते हो, दिखाते हो डी आई से। तो डी आई मतलब हुआ उस स्ट्रिप का क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। एक एक सवाल समझाते हैं बढ़िया से, हो तुम रखो याद, उसके बाद फिर उतना हम बात विचार नहीं करते, इसलिए समझ लो बढ़िया से, भी मौका है अगला में फिर कहना समझ में आया, यहाँ समझ लो। छोटा सा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मान लिया है, डी आई मान लिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस छोटगर बॉडी का मास छोटगर एम गुना एक्सिस, जिस एक्सिस के बात निकाल रहे हो उसके बीच का दूरी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर, भवगर एम टोटल मास पूरा बॉडी का, छठगर एम सिर्फ स्ट्रिप का। लेकिन आज से लाखों वर्ष पहले बगले में 2-4 पेज पहले पढ़े थे, करोड़ों वर्ष कहते, अभी जस्ट पढ़े हो ना, लाखों साल पहले पढ़े था, m/l गुना डी एक्स छोटका बॉडी का मास है। तो बोलो प्रेम से बोलो, डी आई बराबर छोटका एम क्या धरेगा, भवगर एम बटे एल, ये छोटका गुना डी एक्स गुना एक्स स्क्वायर। चूंकि आज से अरबों वर्ष पहले पढ़े थे, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, इसीलिए उसका यूज किया है मैंने। कोई दिक्कत, खाना होना चाहिए क्या, दो नींद लग रहा है इसको, भर रात तो पढ़ते हो तो कैसे नींद लगेगा। इसीलिए टोटल अब ये निकल गया, एक छोटे से स्ट्रिप पे निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका निकला ये, इस छोटे से स्ट्रिप निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि हम इसी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दें तो पूरा बॉडी का निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट निकलेगा ना, निकल। इसी क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसीलिए वाई वाई डैश अक्ष के परितः, वाई वाई डैश अक्ष के, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए कई चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। लग रहा है तुमको, अब लग रहा होगा सही कह रहे थे, अभी आगे और पता चलेगा, हम लोग और कंसेप्ट यूज करेंगे। वाई वाई डैश अक्ष के परितः, अक्ष के परितः संपूर्ण छड़ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ m/l एक्स स्क्वायर, पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं तब, डी एक्स लिख देते हैं। अब बात आती है कि लिमिट चढ़ाना है, कहाँ से कहाँ तक चढ़ाओगे लिमिट, एक्सिस इधर आओगे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव में। तो -l/2 से +l/2 पेज लाओ, यहाँ भी एक कंसेप्ट यूज होगा इंटीग्रेशन का। चलो हम चाहे तो प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग मतलब चलते हैं जैसा चलना चाहिए। एक अलग डिफरेंट इंटीग्रेशन का यहाँ से प्रॉपर्टी माइनस से प्लस भी वहाँ आती है, तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। तो अभी पढ़ा, हाँ, तो बोलो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी आई की इंटीग्रेशन आई, तो मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एम क्या है, बॉडी का मास है, और एल क्या है, उसका लेंथ है, वो तो चेंज होगा नहीं, इसीलिए m/l क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं, बाहर। लेकिन एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स वेरिएबल होगा, एक्स भी क्या होंगे, क्योंकि ये लेंथ कितना लिए हो तो चेंज हो सकती है, लेकिन बॉडी का टोटल मास और लेंथ चेंज नहीं होगी, सेम बॉडी लेना है। तो m/l क्या होगा, जैद से बाहर, m/l क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स -l/2 से, हाँ, एक्स के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n डी एक्स, बोलो पावरवा में एक जुटेगा उतना ही से भाग लगाएगा। हाँ, तो आई बराबर बोलो, अब बोलो नहीं पढ़ा तो दिक्कत होता ना, फिर दिक्कत होता, अब दिक्कत नहीं होगा। कैपिटल एम है, m/l पावर में एक जुटेगा उतना ही से भाग लगेगा, -l/2 से +l/2। आई बराबर m बटे कैपिटल एम है, 1/3 बाहर कर लेते हैं, x³ -l/2 से +l/2। आई बराबर m बटे 3l, x का जगह किसको बैठाएगा, l/2 को, l/2 का क्या होगा, यहाँ से क्यूब होगा। अब बीच में क्या देना है, x का जगह क्या बैठाएगा, माइनस फार्मूला वाला, ये माइनस ये वाला, समझ रहे हो ना, समझ में आया यहाँ तक, मैथमेटिक्स है नहीं है, हाँ।
ट्वेल्थ का काम नहीं कर रहे हो उसका भी जमा कर देना। एल क्यू बटे कितने होगा, ये 2 दूना 4 दूना 8, ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एल क्यू बटे बोलो क्या होगा यहाँ से 8 होगा। आई बराबर एम बटे 3L गुना एल क्यू 2 एल क्यूब अब बटे 8 एल एल कैंसिल तो क्या बच गया एल स्क्वायर 2 चौके 8 एम एल स्क्वायर बटा कितने निकला 4 तिया 12 यही निकल गया। इस लिखो ये शुरू में ही लिखा होगा पेज फर्स्ट पेज में। तो एम एल स्क्वायर बटा कितने निकल गया 12। उस यूनिफॉर्म रड का क्या निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल गया एम एल स्क्वायर बटे 12। आशा है कि समझ में आ गया होगा। इधर तो बड़ा बढ़िया से उधर दिक्कत हुआ था थोड़ा तो कष्ट होगा समझना पड़ेगा ना। एम एल स्क्वायर बटे 12 समझ में आएगा ना और पढ़ेगा हैं नहीं एक गो में हो गया थक गए हो चलो ठीक है छोड़ देते हैं टेंशन नहीं है क्योंकि अब तो हम लोग घर में